ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, आलीशान 7 स्टार होटल्स, सुपर लग्जरी कार्स, वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म, ऑयल रिजर्व्स और बहुत सारा पैसा। जब भी इन चीजों का जिक्र कहीं होता है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है और वो है दुबई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की, जहाँ दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जहाँ रातें जागती हैं, मौज मस्ती और एडवेंचर्स यहाँ की पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि दुबई के पास आज जितना पैसा है, क्या वो हमेशा रहेगा? ये तरक्की, ये टूरिज्म क्या फ्यूचर में भी होगा? आज दुबई जितना कामयाब है, क्या आने वाले सालों में भी इतना ही कामयाब रहेगा? इस तमाम सक्सेस के बावजूद क्या दुबई हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या ये मास्टर प्लान्स यूं ही कामयाब होंगे? क्या दुबई हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहेगा? आखिर क्या होगा दुबई का फ्यूचर? इन सब बातों का जवाब हम आपको देंगे लॉजिक टीवी की इस वीडियो में। 30 साल पहले जहां सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती थी, वहां अब दुनिया की आला तरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती दिखाई देती है। पहले जहां 2 मंजिला मकान शायद ही नजर आते थे, अब वहां दुनिया की बुलंद तरीन और शानदार इमारतें खड़ी हैं। खजूर की शेप के जजीरे, स्काईलाइन को छूने वाली ऊंचाइयां, इंतहाई जदीद फने तामीरात, बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा जैसी इमारतें, शहर के साइज के मॉल्स, लग्जरी सहरा और बहुत कुछ ऐसा है जो दुबई को एक कामयाब और अमीर तरीन शहर बनाता है। माजी में दुबई को जौहरतुल आलम, दुनिया का जेवर और लुलुतुल खलीज, खलीज का मोती भी कहा जाता था। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम मुल्कों से डिफरेंट है। दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, बाकी 95% टूरिज्म और फाइनेंस से और सी ट्रेवलिंग से आता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई दुबई ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है? क्या दुबई की सारी तरक्की, सारी डेवलपमेंट ऑयल के बगैर हो सकती है? दुबई की तारीख पर नजर डालें तो 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों का एक फिशिंग विलेज था। तब दुबई पर अबू ज़हबी का कंट्रोल था। 1833 में अल्बू सलासा नामी ट्राइब ने बगावत की और अबू ज़हबी से दुबई आजाद करवा लिया। इस मूवमेंट को 2 लोगों ने लीड किया, उबैद बिन सईद और मखतूम बिन बूटी। बाद में यही दुबई के ओनर बने। 3 साल बाद उबैद बिन सईद मर गए तो मखतूम दुबई के हुक्मरान बन गए। आज भी दुबई की रूलरशिप इसी खानदान के पास है। दुबई ने खुद को आजाद तो करा लिया, लेकिन हालात पहले जैसे ही रहे और इनकी वाहिद इनकम फिशिंग ही थी। 1901 में मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया गया, जो टैक्स फ्री था। किसी भी किस्म की कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी इस पोर्ट पे। 1906 में 70,000 टन कार्गो जाने लगा। इसकी वजह यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया की बुनियादी जरूरत बन गया। इतनी बड़ी तादाद में करीब होने के बावजूद दुबई के हालात पहले जैसे ही रहे। इसकी वजह इनकी ड्यूटी फ्री पॉलिसी थी, जिसकी वजह से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। 1908 में बदकिस्मती से एक सुनामी आया, जिससे कई 100 कश्तियां डूब गईं और इसमें बहुत से फिशरमैन भी मर गए, जो दुबई को अब तक चला रहे थे और इकॉनमी उन्हीं के सर पे जिंदा थी। हालात मजीद तबाह हो गए। 1929 में वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। इसने तो मानो दुबई की रहती सहती इकॉनमी को भी डिबो दिया। लोग दुबई छोड़कर जाने लगे। 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने सऊदी अरब में ऑयल के रिसोर्सेज तलाश कर लिए। अगले 20 सालों तक दुनिया सऊदीया के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने और पाइपलाइन बिछाने में बिजी रही। यूं दुबई दुनिया के लिए इग्नोर ही होता रहा। 1950 में दुनिया की तवज्जो पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई और यहाँ से मिडिल ईस्ट ने एक तारीखी मोड़ लिया और 1958 में अबू ज़हबी में तेल के बड़े रिसोर्सेज दरियाफ्त हुए, जिससे तमाम मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल गई। 1966 में दुबई में तेल के कुछ रिजर्व्स निकल आए, जिससे दुबई की इकॉनमी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। अबू ज़हबी बिलियन टन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे बिलियन डॉलर्स आना शुरू हो चुके थे। दुबई को अंदाजा हो चुका था कि वो अबू ज़हबी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अबू ज़हबी के पास पूरी दुनिया के तेल का 9% ऑयल प्रोडक्शन था। अब जब अबू ज़हबी की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत थी, तो दुबई के मौजूदा हुक्मरान ने ये फैसला किया कि अगर तरक्की करनी है तो सारी गल्फ एमिरेट्स को एक हो जाना चाहिए, ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात का इकट्ठे मुकाबला किया जाए। तब बाहमी रजामंदी से 1971 में UAE वजूद में आया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दरअसल 7 रियासतों दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, उम्मुल कवीन, रासुल खैमा, अजमान
और अल फुजैरा की मुत्तफिका मर्जिंग है जिसका कैपिटल अबू ज़हबी है। लेकिन जब भी मुत्तहदा अरब अमारात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में दुबई का ही नाम आता है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि यूएई की बात दरअसल दुबई की बात है। 100 साल पहले भी यहाँ दुनिया भर से ताजिर आते थे और जब अबू ज़हबी में ऑयल रिजर्व्स मिले तो ये ट्रेड का सेंटर बन गया। शेख ज़ैद यूएई के पहले प्रेसिडेंट और शेख राशिद पहले वाइस प्रेसिडेंट बने। यहाँ से दुबई को बूस्ट मिला और यहाँ से शुरू हुई दुबई की तरक्की। शानदार एयरपोर्ट्स, एमिरेट्स प्लेन्स, ये सब आखिर कहाँ से आया? दुबई की अपनी इकोनॉमी में तो इतना दम नहीं था। ये सब मुमकिन होता है यहाँ अबू ज़हबी ने फंडिंग की, जिससे दुबई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। क्योंकि दुबई की तरक्की का फायदा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि इन 6 रियासतों को भी होना था जो यूएई में मर्ज थी। 1990 के बाद दुनिया भर से लोग दुबई आने लगे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिसेज बनाने लगी। इस सब के बावजूद दुबई किसी भी क्राइसिस में हो, अबू ज़हबी ने हमेशा उसकी मदद की है। 2008 में जब वर्ल्ड क्राइसिस आया और लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पे छोड़कर भागने लगे, दुबई एक बहुत ही बुरे डेट में फंस गया। तभी अबू ज़हबी ने $10 मिलियन लोन देकर दुबई को बेल आउट करवाया और ये डेट अभी तक खत्म नहीं हुआ। IMF के मुताबिक दुबई को इस वक्त $80 बिलियन के डेट का सामना है और जिसमें से $20 बिलियन तो अबू ज़हबी का है। अगर उस वक्त अबू ज़हबी दुबई की मदद न करता तो फॉर श्योर दुबई अभी तक डिफॉल्ट हो चुका होता। अबू ज़हबी के डेट रिलीफ करवाने की वजह से बुर्ज दुबई का नाम अबू ज़हबी के हुक्मरान के नाम पे बुर्ज खलीफा रखा गया, जो इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है। रियल एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी से भी बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन 2014 के बाद से प्रॉपर्टी प्राइस मुसलसल गिर रही हैं। पूरी वर्ल्ड में रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन दुबई में पिछले 8 सालों से बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। अगर आपने 2010 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आप 2023 में इसको बेचेंगे तो आपको तकरीबन 60% नुकसान होगा। दुबई में सारा साल आपको कंस्ट्रक्शन होती दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर खाली बिल्डिंग ऑफिसर्स और फ्लैट्स मौजूद हैं। इसकी मेन वजह है ओवर सप्लाई। यहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन तो हो रही है लेकिन इसकी डिमांड कम है। दुबई का मोटो है बिल्ट एंड दे विल कम। इनका मकसद ये है कि वो सिर्फ बिल्डिंग बनाते जाएंगे और लोग बाहर से आकर उन्हें आबाद करेंगे। बिल्डिंग ज्यादा और लोग कम है, इसी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं। एक और वजह है मीडेन 1 प्रोजेक्ट, जो दुबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद उसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। जगह जगह खाली बिल्डिंग्स खड़ी हैं। एक और अहम चीज जो दुबई के हक में गई वो यूक्रेन रशिया की वॉर थी, जिससे दुबई को मच नीडेड बूस्ट मिला। रशिया और यूक्रेन के बिलियनियर्स यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे दुबई की इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन ये तो एक वक्ती बूस्ट है, क्योंकि हालात बेहतर होते ही ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर देंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। ग्रे लिस्ट, FATF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन न लेने पे ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट काफी अफेक्ट हो सकती है। दुबई एक्सपो की नाकामी, दुबई एक्सपो से दुबई को काफी उम्मीद थी। इस साल की तैयारी में उन्हें 9 साल लगे और $बिलियन खर्च हुए। एक्सपर्ट्स इसे $बिलियन फेलियर कह रहे हैं। दुबई को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ फॉरेनर बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे दुबई अपनी पोजीशन बेहतर कर लेगा, लेकिन ये एक्सपो 57% लॉस में खत्म हुआ और ये एक टूरिज्म स्टंट ही रहा और अपनी टारगेटेड इनकम भी अचीव नहीं कर पाया। फॉरेन पॉलिसी, पिछले कुछ सालों में यूएई ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी हद तक सऊदी अरब की पॉलिसी से अलाइन किया है, जिसमें कतर और ईरान टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिसकी वजह से अब वो एंटी सऊदी कंट्रीज के निशाने पे है। इसकी मिसाल वो मिसाइल अटैक्स हैं जो जनवरी 2022 में अबू ज़हबी ऑयल फील्ड पे यमनी मूवमेंट के लोगों ने किए। इसराइल के साथ रिलेशनशिप्स की वजह से ईरान पहले ही अबू ज़हबी को वार्निंग दे चुका है। अब अगर यहाँ मिसाइल या ड्रोन अटैक होता है तो क्या लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बिजनेस कॉन्फिडेंस 0 पे आ जाएगा। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और दुबई का टूरिज्म भी बर्बाद हो जाएगा, जिससे दुबई की इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। रेवेन्यू सोर्सेस, दुबई इन कुछ ममालिक में शामिल है जहाँ इनकम टैक्स 0 है, यानी आप कुछ भी अर्न करें गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स डिमांड नहीं करेगी। दुनिया के ज्यादातर ममालिक सभी टैक्स लेते हैं, उसी रकम से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के काम करती है। लोग दुबई में आकर इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि यहाँ कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आखिर कब तक दुबई ये पॉलिसी अपनाए रखेगा? रूमर्स तो यही थे कि शायद दुबई 2023 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सब फैक्टर्स को सम अप करें तो बात कंफर्म होती है कि दुबई हर सूरत अबू ज़हबी पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म के अलावा कोई परमानेंट इनकम जनरेट करने की जरूरत है, ताकि अगर कभी हालात खराब हो जाएं और टूरिस्ट
टूरिस्ट दुबई आना बंद कर दें तो इसकी इकोनॉमी पे कोई फर्क न पड़े। इसके अलावा रियल एस्टेट को भी रेगुलेट करना चाहिए। सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ही बिल्डिंग्स बनाएं ताकि वक्त और पैसा दोनों ही बच सकें। दुबई की अपनी आबादी से ज्यादा तो यहाँ इमिग्रेंट्स हैं और दुबई की तरक्की में लोगों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कोई भी गल्फ कंट्री इनको नेशनैलिटी नहीं देता। लेकिन खैर, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, डेजर्ट में इतना शानदार शहर किस तरह खड़ा किया गया है। दुबई अब एक ऐसा शहर है जिसके जबरदस्त होटल्स, बेहतरीन आर्किटेक्चर, दुनिया की बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट्स का कोई जवाब नहीं है। पाम जुमेरा के किनारे वाक़ई खूबसूरत बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है। अमारात टावर इन बेशुमार इमारत में से एक इमारत है जो इस तेजी से बढ़ते हुए शहर में ट्रेडिंग का एहसास दिलाती है। लेकिन क्या दुबई की ये चमक दमक हमेशा रहेगी? ये शान शौकत, ये इमारत क्या हमेशा बनी रहेगी? उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लॉजिक टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।